नमस्कार। यह वीडियो लेक्चर डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए ई कंटेंट के विकास में रिकॉर्ड की जा रही वीडियो की संकलित श्रृंखला में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के हमारे इस लेक्चर का विषय है विश्व जनमत, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विश्व जनमत का क्या अर्थ होता है, विश्व जनमत का विकास किस प्रकार से हुआ, व्यक्ति किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मुख्य अभिकर्ता की भूमिका में शामिल हुआ और विश्व जनमत के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, विश्व जनमत किस प्रकार से कार्य करता है और विश्व जनमत किस प्रकार एक भ्रामक अवधारणा है और इसके विश्व जनमत के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं देखी जा सकती हैं। आधुनिक युग लोकतंत्रात्मक युग है। राष्ट्र राजनीति की भांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उतना ही महत्व है। इसीलिए जिस प्रकार से किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनमत है एक प्रमुख पल्स होता है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी विश्व जनमत बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि उसके कार्यों के विषय में जनता की क्या धारणा है, क्योंकि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यदि जनमत, इतिहास में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जब भी जनमत को नज़रअंदाज किया गया है तब तक क्रांति का रूप जनमत ने ग्रहण किया है। इस प्रकार से वर्तमान लोकतांत्रिक समाजों की राजनीतिक संस्कृति में जनमत एक प्रमुख अवधारणा के रूप में भूमिका अभिनीत करती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समाज के संबंध में यह तथ्य उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व लोकमत की उपेक्षा ही अधिक हुई है। यदि विश्व लोकमत जैसी कोई वस्तु होती तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी नरसंहार न होता, अफ्रीका में इतने लंबे समय तक जातिगत भेदभाव न चलते रहते। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक विश्लेषण यह प्रकट करता है कि जहाँ कहीं महाशक्तियों में मैत्रीय होता है वहाँ विश्व लोकमत की प्रभावशीलता दिखाई देने लगती है और जहाँ उनमें विरोध होता है वहाँ लोकमत की आवाज़ कुचल दी जाती है। मुख्यतः यथार्थवादियों के दृष्टिकोण से अगर हम अध्ययन करें तो सारी ही विश्व राजनीति राष्ट्रों के हित पर ही निर्भर करती है। लंबे समय तक जनमत को एक गैर जिम्मेदार, परिवर्तनशील, अल्पसूचित और भावनात्मक अवधारणा ही माना जाता था। इसके कारण जनमत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीति या सामाजिक मामलों में सम्मिलित नहीं किया जाता था। परंतु अमेरिकी राजनीतिक समाजशास्त्र में 1950 के पश्चात कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिससे राजनीतिक निर्णय निर्माण में जनमत को परिभाषित और वैधता प्रदान की गई। जनमत का सामान्य अर्थ है लोगों की आवाज़। किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषय पर नागरिकों के मत को जनमत कहा जाता है। जनमत को जानने के लिए मुख्यतः पहले सर्वे वगैरह करवाए जाते थे, परंतु फिर भी लोकप्रिय इच्छा की अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान को ही माना जाता है। समाज के किसी भी बड़े विवाद पर मत ही जनमत की अंतिम अभिव्यक्ति होती है। हालांकि मीडिया भी आज विभिन्न एक ऐसा मंच तैयार करती है जिसमें विभिन्न विषयों पर विभिन्न मतों के लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से विश्व लोकमत को एक समय पर राष्ट्रों की सीमाओं के पार एक बड़ी जनसंख्या समूह के ऐसे विश्वास और मूल्यों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जनमत किसी भी राष्ट्र के जीवन में दो अवसरों पर निर्मित होता है। पहला चुनाव के समय पर और दूसरा किसी भी राजनीतिक संकट के समय पर।
फिर भी बहुत सारे विद्वान जनमत को सिर्फ एक भ्रम मानते हैं, एक भ्रम की स्थिति मानते हैं कि वास्तव में जनमत सभी जनता का, एक समग्र जनता का मत न होकर एक संभ्रांत वर्ग का ही मत होता है। ये संभ्रांत वर्ग एक शैक्षणिक वर्ग हो सकता है या एक मीडिया का वर्ग हो सकता है, ये आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग हो सकता है जो बौद्धिक मशीनरी को नियंत्रित करता है। अगर क्रिटिकल जो थियरीज़ हैं उनके दृष्टिकोण से देखें तो जो उपनिवेशवादी विचारधारा है उसके अनुसार विश्व जनमत सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन राज्यों के द्वारा आज भी अपने उपनिवेशीकरण को, नव उपनिवेशीकरण को बनाए रखने का एक यंत्र मात्र है। महिला जो फेमिनिज़्म है, नारीवाद है, उसके अनुसार विश्व जनमत पर सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मकता का अधिकार है, जबकि इसमें महिलाओं का मत सम्मिलित नहीं किया गया है। विश्व जनमत का प्रयोग विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा, विभिन्न जर्नलिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, मुख्यतः राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा या फिर राजनीतिक अभिकर्ताओं के द्वारा अपने कार्यों का समर्थन करने के लिए या फिर अन्यों के कार्यों का विरोध करने के लिए किया जाता रहा है। विश्व जनमत की अवधारणा या जनमत की अवधारणा का विकास क्रम भी उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज के विकास का क्रम। ऐसा नहीं है कि विश्व जनमत को एक आधुनिक अवधारणा है, इवन राजनीतिक दर्शन में इसका प्रयोग किया गया है। प्लेटो और अरिस्टोटल ने प्रारंभिक रूप से अनेक रचनाओं में जिक्र किया है, हालांकि शब्द ये नहीं रहा है, इसकी अपेक्षा दूसरे ही सिमिलर टर्म्स का यूज़ उन्होंने किया है। मैकियावेली द्वारा रचित पुस्तक प्रिंस में उन्होंने प्रिंस को डायरेक्शन दी है कि किस प्रकार से उन्हें जनमत को अपने पक्ष में कर जनता पर अपना शासन स्थापित करके रखना है। उसके पश्चात अनेक होप्स है, लोग है, अनेक थिंकर्स हैं जिन्होंने जनमत के महत्व को राजनीतिक अपनी रचनाओं में सम्मिलित किया है। विश्व जनमत शब्द अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में किया गया था, परंतु इसके अर्थ का विस्तार फ्रांस की क्रांति के समय हुआ था। 1789 में क्रांति के दौरान ही जनमत को मुख्यतः नेशनल असेंबली के सदस्यों का मत और सक्रिय नागरिक जो समाचार पत्र और कलमों से खुद को अभिव्यक्त करते थे तो से परिभाषित किया जाता था। 19वीं सदी में जनमत के विकास में दो प्रमुख घटनाएं घटी। तो 1848 में पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार की प्राप्ति, दूसरा श्रमिक वर्गों के लिए जो हित समूह सभाओं का गठन कर दिया गया था। और उसके पश्चात फिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान तो अनेक इसे संचार क्रांति में संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति की वजह से जनमत का निर्माण होना और भी आसान हो गया और अधिक सक्रिय रूप से विश्व जनमत का प्रकट होना प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात विश्व जनमत का महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ने की एक प्रमुख कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यक्ति का एक मुख्य अभिकर्ता के रूप में उभरकर सामने आना। हालांकि हमने आज तक कितना पढ़ा है कि राष्ट्र ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिकर्ता की भूमिका निभाते हैं, परंतु अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने व्यक्ति को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मुख्यकर्ता के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। जो ट्रेडिशनल थियरीज़ हैं, पारंपरिक सिद्धांत है, हालांकि वो व्यक्ति को इस भूमिका में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसका ये प्रमुख कारण ये है कि वो व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख विषय ही नहीं मानते। परंतु निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो व्यक्ति अभिनेताओं के द्वारा ही, मुख्य अभिकर्ताओं के द्वारा ही लिए जा सकते हैं, या हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा लिए जाते हैं, और उन्हीं पर उन निर्णयों का उत्तरदायित्व भी होता है। कितने ही उदाहरण हैं हमारे समक्ष जिसमें व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता का कारण हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी को मानते हैं, तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था के लिए भी प्रयास किए गए हैं। जो कुछ नेता जिन्होंने शांति के दूत माने जाते, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ धर्म गुरु हैं जैसे दलाई लामा जी हैं। तो इस प्रकार से न केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। बिल गेट्स अकेला व्यक्ति है जो WHO में जिसका शेयर सारे देशों से अत्यधिक ज़्यादा है। तो आज वर्तमान में ये तो कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ताओं की भूमिका का डिस्कशन हमने किया है। इसके अलावा भी व्यक्ति जो कि प्रत्यक्ष भूमिका न निभा के अप्रत्यक्ष वर्चुअल वर्ल्ड में भूमिका व्यक्ति की बढ़ रही है इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू सोशल मीडिया, FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेल, फैक्स, जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, इनके थ्रू अब व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य अभिकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की संप्रभुता वर्तमान में मानवाधिकारों के संदर्भ में सीमित हो गई है। मानवाधिकारों का चार्टर, जिसकी घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी, व्यक्ति के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यक्ति के हित, उसके तर्क को इतिहास और राजनीति में केंद्रीय बिंदु के रूप में स्थापित करता है। अतः इस प्रकार मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के सिद्धांतों का एक हिस्सा बन चुके हैं। राज्य और अन्य अभिकर्ता मानवाधिकारों को लागू करने के लिए तथा उनका सम्मान करने के लिए अब वर्तमान में बाध्य हैं, और इस बाध्यकारिता के कारण ही राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत को मानवाधिकारों के अंतर्गत पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए यूरोप की राजनीति में अब मानव की, व्यक्ति की भूमिका, विदेश नीति के जो निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उसमें व्यक्ति की भूमिका को अविवादित रूप से स्वीकार किया गया है। संबंधों में व्यक्ति का एक मुख्य अभिकर्ता के रूप में उभरने की प्रक्रिया में सम्मिलित होना भी विश्व जनमत को वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष बनाता है। विश्व जनमत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे स्रोत हैं। कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आने से पूर्व उपस्थित थे। न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगज़ीन, टेलीविज़न इत्यादि पर ये बहुत सीमित थे। इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था, वन वे ये डेवलप करते थे पब्लिक ओपिनियन को। दूसरा, इनमें क्या था, इन पे कंट्रोल हो सकता है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का। तो स्टेट जो राज्य सरकार है वो आसानी से नियंत्रित कर सकती है कि इन पे क्या इन्फॉर्मेशन टेलीकास्ट की जा रही है, क्या विचारधारा, किस विचारधारा से क्या टेलीकास्ट किया जा रहा है। परंतु वर्तमान में अनेक सूचना क्रांति में प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण अनेक ऐसे माध्यम उभर कर सामने आ गए हैं। इंटरनेट का आविष्कार विश्व जनमत के निर्माण में एक बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। आज सोशल मीडिया जिसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिस पर कोई भी बंधन नहीं लगा सकता है। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी बहुत सारे, इतने सारे नेटवर्क्स हैं आज वर्तमान में, जहाँ पे देश के पूरे विश्व के कोने से व्यक्ति अपने मतों को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी देश में घट रही घटना के प्रति। इस प्रकार से विश्व जनमत को जनरेट करना अब एक बहुत ही आसान प्रक्रिया हो चुकी है। आसानी से किसी भी नीति के विरुद्ध, किसी भी घटना के पक्ष में या उसके विरोध में अब लोगों का मत विकसित किया जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन अनेक प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहला है जागरूकता उत्पन्न करना।
विश्व जनमत सोशल मीडिया का सहारा लेता है जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी विषय के लिए अगर जागरूकता उत्पन्न करनी है तो मीडिया के द्वारा उसके संबंध में जानकारी फैलाई जाती है, चाहे वह आमत या अभी। इस प्रकार से अनेक विषयों के प्रति जो पब्लिक हेल्थ के विषय, जैसे चाहे वो कोरोना के विषय में जानकारी उत्पन्न करना है और जानकारी को फैलाना है, या फिर सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस जागरूक करनी है, जैसे LGBT राइट्स है या फिर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अवेयरनेस है, तो इस रूप में भी विश्व जनमत काम करता है। सिर्फ इन्फॉर्म करना, सूचित करना। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा या फिर ट्रेडिशनल सोर्सेज के द्वारा विभिन्न विषयों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जैसे कहीं पे भी किसी भी देश में अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है या किस सीमा तक पर्यावरण दूषित किया गया है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रही है, या फिर कोरोना किस तीव्रता से फैल रहा है, तो ये सब जानकारी प्रदान करके लोगों को, तो उनके अगेंस्ट में और उनके पक्ष में एक विश्व जनमत का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, जब लोगों में अवेयरनेस होती है, लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है विद फैक्ट्स, इसके बाद में जब कोई समस्या एकदम ही एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाता है विश्व जनमत के माध्यम से। जैसे पर्यावरण की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो कि मानव सभ्यता के लिए एक खतरा बना हुआ है। तो बहुत सारे देशों में, अमेरिका में विकसित देश है या फिर अल्प विकसित देश हैं, जिसमें लोगों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, और ये सब विश्व जनमत के कारण ही उत्पन्न हुआ है। बेसिकली विश्व जनमत जो होता है वो कुछ समान हितों को भी साथ में लेके चलता है, और ये सारे विश्व का हित है कि सरवाइव करना, सब जीना चाहते हैं। इस सर्वाइवल की रक्षा के लिए फिर विश्व जनमत अब प्रयास कर रहा है आंदोलनों के माध्यम से कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, जिससे हम एक संतुलित विकास की अवधारणा को अपनाया जाए। सिर्फ पब्लिसिटी, बहुत से जो विश्व जनमत है वो एक पब्लिसिटी का भी माध्यम है। किसी भी व्यक्ति की पब्लिसिटी, किसी भी नीति की पब्लिसिटी, किसी भी संस्था की पब्लिसिटी। अगर विश्व जनमत किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी नीति के विरुद्ध है तो उसके लिए खतरा, अगर वो उसके पक्ष में है तो वो उसकी सफलता का साधन हो सकता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सतह पर किसी भी राष्ट्र की नीति की सफलता विफलता बहुत ही महत्व रखती है। इसके बाद इस प्रकार से विश्व जनमत को, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ही लचीला माना जाता है विश्व जनमत को, इसे तीव्रता से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि विश्व जनमत में मुख्यतः भावनात्मक आधार होता है, और भावनाओं को आप बहुत आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे यथार्थवादी विद्वान हैं जो विश्व जनमत को मात्र एक भ्रम मानते, कि भ्रमपूर्ण स्थिति मानते हैं। उनका विशेषकर यथार्थवादियों का मानना है कि किसी सार्वभौमिक समस्या, संकट अथवा प्रश्न पर सभी देशों में, सभी लोगों एवं सरकारों में एक समान प्रतिक्रियाएं नहीं पाई जाती। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र में लगाव और अनुभूति भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और वियतनाम के मामले को लिया जा सकता है। जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी नरसंहार के फलस्वरूप विश्व के अधिकांश देशों में बंगाली शरणार्थियों के पक्ष में प्रतिक्रियाएं हुई, किंतु समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध आरंभ हो गया तो विश्व के विभिन्न देशों में लोकमत एक जैसा नहीं रहा। पाकिस्तान की जनता यहाँ खान की निरंकुश सरकार का समर्थन कर रही थी, जबकि भारत की जनता श्रीमती गांधी के प्रत्येक निर्णय की समर्थक बन गई थी। चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया और सोवियत संघ ने भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई, जबकि अमेरिकी जनमत की उपेक्षा करते हुए अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को नैतिक समर्थन
प्रदान किया। कहने का अर्थ यह है कि हर समस्या पर विश्व लोकमत सर्वत्र एक जैसा नहीं रहता और राष्ट्रीय रुझान से यह प्रभावित होता ही होता है। वियतनाम के मामले पर विश्व लोकमत की अभिव्यक्ति अधिक प्रबल, सशक्त और संगठित रूप से हुई थी। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका द्वारा की जाने वाली बमवर्षा की संपूर्ण विश्व में निंदा की गई। यहाँ तक कि अमेरिकी नागरिकों ने भी अपनी अमेरिकी सरकार का विरोध किया था। लोकमत के सार्वभौमिक प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका को वियतनाम से धीरे धीरे अपनी सेनाओं को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। परंतु अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का इतना सशक्त प्रतिरोध नहीं हुआ। इतना जटिल और दुर्बोध होने के अनेक कारण हैं। मोरगेंथो ने उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है मनोवैज्ञानिक, विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता। दूसरा है औद्योगिक एकीकरण की संदिग्धता और तीसरा है राष्ट्रवाद की अवधारणा। मोरगेंथो के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्रता, शांति और व्यवस्था चाहते हैं। इस मनोवैज्ञानिक आधार पर दार्शनिक दृढ़ विश्वासों, नैतिक अभिधारणाओं तथा राजनीतिक उच्चाकांक्षाओं का एक भवन खड़ा होता है। ये सभी बुनियादी बातें जिन्हें सभी व्यक्ति चाहते हैं विश्व लोकमत का प्रतीक हैं। ये विश्व लोकमत के लिए मूल्यांकन के सामान्य मानक भी प्रदान करती हैं। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना विश्व लोकमत का उल्लंघन समझा जाता है। इस प्रकार से विश्व की यह जो मनोवैज्ञानिक एकता है वह विश्व लोकमत के विकास को संभव बनाती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं पाया जाता है। दार्शनिक दृष्टि से तो मानकों की समरूपता दिखाई देती है कि सभी लोग स्वतंत्रता, व्यवस्था, शांति इत्यादि चाहते हैं, तथापि नैतिक निर्णयों और राजनीतिक मूल्यांकनों में भारी अंतर दिखाई देता है। समान नैतिक एवं राजनीतिक अवधारणाएं विभिन्न वातावरणों में विभिन्न अर्थ लगाती हैं। एक जगह न्याय और लोकतंत्र का एक अर्थ लगाया जाता है तो दूसरी जगह बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाने के उदाहरण मिलते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही को एक समूह अनैतिक और अन्यायपूर्ण ठहराता है तो दूसरा समूह उसी कार्यवाही की प्रशंसा करता है। सब देशों में समान रूप से स्वीकार किए जाने वाले सिद्धांत स्वतंत्रता, शांति, कानून व्यवस्था, न्याय तथा लोकतंत्र के विचार देश की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जैसे देश की परिस्थितियाँ होती है वैसी ही इन अवधारणाओं, इन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिक्रिया होती है। जैसे अमेरिका और साम्यवादी देशों में स्वतंत्रता और न्याय के स्वरूप के बारे में सर्वथा विभिन्न प्रकार के विचार पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से मानव जाति की मौलिक आकांक्षाओं में मनोवैज्ञानिक एकता होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से उनमें प्रबल मतभेद होता है। अतः उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके कारण विश्व में एक सामान्य लोकमत का निर्माण संभव नहीं है। अब विश्व लोकमत को तो भूल ही जाइए, एक राज्य के अंतर्गत भी किसी विशेष नीति या किसी विशेष समस्या के प्रति विभिन्न मत पाए जाते हैं, विभिन्न लोक मत मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं नागरिकता अधिनियम का कुछ राज्यों में विरोध किया गया, जबकि कुछ राज्यों में इसका स्वागत किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर तो स्थिति और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कल्चर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर विद्यमान नहीं है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर होता है। दूसरा है औद्योगिक एकीकरण की संदिग्धता। यह माना जाता है कि तकनीक और औद्योगिक विकास के कारण विश्व का जनमानस एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संचार और यातायात के साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। परंतु मोरगेंथो के शब्दों में जब हम कहते हैं कि यह एक विश्व है, तो हमारा केवल यह अर्थ नहीं होता कि संचार के आधुनिक विकास ने भौतिक तथा मानव जाति के सदस्यों के बीच में सूचना और विचारों की भौगोलिक दूरियों को वस्तुतः मिटा दिया है।
हमारा यह भी अभिप्राय है कि भौतिक एवं मानवता को समेटकर चलने वाले अनुभव ने साथ को एक साम्यता को जन्म दिया है, जिसमें इससे एक विश्व लोकमत पनप सकता है। इस प्रकार से मोरगेंथो ने काफ़ी विस्तृत रूप से विश्व लोकमत की स्थिति को प्रभावित किया है और एक विश्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मोरगेंथो का कहना है कि दो विचार दिखाते हैं कि नैतिक राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है जो कि विश्व के औद्योगिक एकीकरण के अनुरूप है। इसके बिल्कुल विपरीत आज विश्व नैतिक एवं राजनीतिक एकीकरण से काफ़ी दूर है। जबकि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच में संचार सुविधाओं के साथ साथ उन देशों की सरकारों तथा प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में भी ऐसी शक्ति सौंप दी है आज कि वे इस प्रकार के संचार को असंभव बना दें। आधुनिक तकनीकी ने सरकारों और संचार की प्राइवेट एजेंसियों के लिए संभव बना दिया है कि वे उपयुक्त समझे तो इन संचार साधनों को काट सकते हैं। इंटरनेट सुविधाएं समाप्त की जा सकती हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे कि भारत में हम कई बार देख चुके हैं ऐसी घटनाएं। जम्मू कश्मीर में जब धारा 375 को हटाया गया था तो वहाँ पे इंटरनेट सुविधाएं एकदम काट दी गई थी। और आज के ज़माने में जब आपका इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है तो आप संपूर्ण विश्व से एकदम कट जाते हो। यदि किसी व्यक्ति के पास उन सरकारी पारपत्र संबंधी कागजों में से एक भी कमी है तो वह व्यक्ति अपने देश की सीमा के पार नहीं जा सकता। न केवल आपका संचार रोका जा सकता है बल्कि आपका यह जो स्वतंत्र आवागमन का जो भ्रम हम वैश्वीकरण के युग में कहते हैं वो भी संभव नहीं हो सकता। आप वीज़ा लगवा रहे हो, अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम है या फिर सरकार अगर नहीं चाहती कि आप जाओ तो वो एक कुछ भी सिचुएशन क्रिएट करके आपको वहाँ जाने से रोक सकती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के ही कारण अधिनायकवादी एवं समग्रवादी सरकारों के लिए संभव हो गया है कि वे अपने नागरिकों को कुछ निश्चित विचारों और सूचनाओं की ही खुराक दें और दूसरों से उन्हें अलग थलग रखें। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी ही है जिसने समाचारों एवं विचारों के संग्रह एवं प्रसार को एक बड़ा व्यापार बना दिया है। यदि अपवादों को छोड़ दें तो केवल पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति और संगठन ही जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो एक यानी कि एलिट वर्ग ही अपनी एक बौद्धिक वर्ग है, एक एलिट वर्ग है जिसके पास ये सारी शक्तियां हैं, जिसका कंट्रोल है संचार संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर, वो ही पब्लिक ओपिनियन को अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकती है। उसमें मीडिया संप्रभुत्व वर्ग भी आता है जो कि एक बिजनेस के लिए राजनीतिज्ञों के अनुसार या फिर जो उद्योगपति हैं उनके अनुसार एक विश्व जनमत को क्रिएट करता है किसी भी पॉलिसी के पक्ष में और किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट में। आज ऐसी बहुत ही कम सूचना और विचारों को ही लोगों तक पहुंचने दिया जाता है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रतिकूल होते हैं। अतः इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिक रूप से हम एक विश्व की बात कर सकते हैं, लेकिन नैतिक और राजनीतिक रूप से एक विश्व की बात करना वर्तमान में भी बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। जब दर्शन, नैतिकता तथा राजनीति के प्रकाश में समाचारों के अर्थ का प्रश्न आता है तो वह भेद जो विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे से पृथक करते हैं वह अभिव्यक्त होने लगता है। सूचना और विचार एक अमेरिकन, एक रूसी, एक भारतीय के लिए कुछ भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। इसका कारण यह है कि सूचना और विचार जिन मस्तिष्कों के द्वारा समझे जाते हैं, आत्मसात किए जाते हैं, उन पर विभिन्न अनुभवों का प्रभाव होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अड़चन है राष्ट्रवाद की। विभिन्न राष्ट्रों में पाई जाने वाली राष्ट्रवाद की भावना लोकमत के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक न्याय संगत एवं टिकाऊ समझौता करने के लिए वुडरो विल्सन ने 14 सूत्र आवश्यक समझे।
आवश्यक समझे थे वे मानवता के इतने बड़े भाग के द्वारा स्वीकृत हुए कि वास्तव में उसके समर्थन में एक विश्व लोकमत का अस्तित्व मालूम होता था। किंतु उस समय भी प्रत्येक देश ने अपने अपने विशिष्ट राष्ट्रवाद के 14 सूत्रों के विशिष्ट अर्थ निकाले, उनको अपने विशिष्ट रंग में रंगा और उन्हें अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं का प्रतीक बनाया। इस प्रकार से इसमें विश्व लोकमत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यक्ति भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी घटना को अपने राष्ट्र हित के अनुसार ही सही और गलत मानता है। अब भारत के द्वारा चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाया गया। भारतीयों के अनुसार वो एक स्टिक कदम था भारतीय सरकार के द्वारा, लेकिन जो चाइना के लोग हैं वो इसे एक उचित कदम नहीं मानते, क्योंकि इससे उनके रोज़गार पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से युद्ध के संदर्भ में भी विश्व जनमत राष्ट्रहित से ही प्रभावित होता है। वैसे युद्ध को कोई भी एक अच्छी घटना के रूप में कंसिडर नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद की बात आती है वहाँ पे युद्ध को भी सही ठहराया जाता है। तथ्य राष्ट्र है, मानवता नहीं है। तो विश्व में शांति के परीक्षण की अपनी आशाओं को एक विश्व लोकमत पर आधारित करना स्पष्ट रूप से निरर्थक है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वास्तविकता ने अभी तक कठिनाई से ही विश्व लोकमत का कोई लक्षण प्रकट किया है। एक प्रबुद्ध विश्व लोकमत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के लिए या तो हमें सामान्य सिद्धांतों और आदर्शों का आधार बनाना होगा, अथवा हमें विभिन्न राष्ट्र हितों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना होगा। हमें राज्यों के मध्य व्याप्त तनाव और मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि विश्व लोकमत के मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार से साथ ही विश्व के नागरिकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही अगर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जा सकती है तो शिक्षा के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास भी जनता में, लोगों में या फिर नवीन प्रबुद्ध मस्तिष्कों में किया जा सकता है। क्या आगे संयम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप सभी विद्यार्थी स्वाध्याय करने के पश्चात सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। आप विश्व जनमत से आप क्या समझते हो। डिस्क्राइब इंडिविजुअल एज एन इंटरनेशनल एक्टर। व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता के रूप में वर्णन करें। विश्व जनमत वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में विश्व जनमत के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तथा विश्व जनमत के मार्ग में आने वाले प्रमुख अड़चनों या बाधाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। धन्यवाद।